नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मैनपुरी में ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके साथ ही करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक परहल का औझा थाना क्षेत्र के 66 मामलों के जब्त किए गए अवैध पदार्थों के विनिष्टीकरण किए गए हैं। देखिए, शासन के मंशानुरूप डीजीपी सर के निर्देशों के क्रम में एसपी मैनपुरी सर द्वारा ऑपरेशन दहन का जो अभियान प्रचलित है, उसके क्रम में आज दो थाना करहल एवं थाना औछा से जो अभियोग लंबित हैं या विचाराधीन है माननीय न्यायालयों में, उन पे 52A एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत वहां पर जो नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स या सब्सटेंसेस लंबित थे मालखानों में, उनको चिन्हित करते हुए एसओपी के अनुपालन में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमारे द्वारा आज ऐसा करीब 66 अभियोगों का माल चिन्हित किया गया था, जिसकी अनुमानित मूल्य करीब 7 करोड़ 64 लाख रुपए है। इसी को आज ऑपरेशन दहन के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा आकर यहाँ मानकों के अनुरूप विनष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। इसमें और भी थाने जो हैं उनके भी माल 52 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत चिन्हित हो रहे हैं। आगे भी हम लोग इसमें कार्यवाही प्रचलित रखेंगे। आज किन किन थानों के माल जब्त? जैसा मैंने बताया, थाना करहल और थाना औछा दोनों के एसएचओ द्वारा डीसीआरबी के साथ मिलकर ये कार्यवाही की गई है। इसमें 66 अभियोग जो प्रचलित थे उनके मालों का विनिष्टीकरण। शिमला में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने खुलासा किया है कि नशे का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, यूपी और नेपाल बॉर्डर तक फैला हुआ है, जिसके साथ ही वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 134 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही 286 आरोपियों को गिरफ्तारी भी हुई है। शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई की जा रही है, जिसमें शिमला पुलिस डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में ही कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। यदि इस साल की बात की जाए तो शिमला पुलिस द्वारा 134 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 286 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो मुकदमे हैं ये मेजॉरिटी इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। यदि सप्लाई चेन की कमर तोड़ने की बात की जाए तो बैकवर्ड लिंकेजेस में कार्रवाई करते हुए अभी तक 42 आरोपियों को बाहरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत नेपाल बॉर्डर, केरल आदि से शिमला पुलिस की स्पेशल टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और मजबूत तरीके से नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों की 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, जो कि नशा तस्करों की संपत्ति जब्ती की कार्रवाई पिछले 2 सालों में 2024 और 25 में की ही नहीं गई थी। यदि मैं इसकी डिटेल दूं तो थाना कुमारसैन में 10 अप्रैल को मुकदमा नंबर 27/26 दर्ज हुआ था, जिसमें वित्तीय जांच करके नशा तस्करों की नशे से अवैध व्यापार से अर्जित करीब 53 लाख रुपए की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस मामले का विवरण दिनांक 10 अप्रैल को थाना कुमारसैन के अंतर्गत आरोपी एन बहादुर उम्र 41 वर्ष, आरोपी चक्र बहादुर उम्र 25 वर्ष, मोहन शाही उम्र 44 वर्ष के कब्जे से 9 किलो अफीम व 12 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। तीनों आरोपी गण को गिरफ्तार किया गया था और 27/26 मुकदमा रजिस्टर हुआ था। जब इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस की कार्रवाई की गई तो इसमें
आरोपिया लक्ष्मी उम्र 37 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से लक्ष्मी टी स्टॉल कंडा घाट में जो ये चला रही थी वहां पर 2 किलो अफीम और बरामद की गई। मामले में जो अभी चारों आरोपीगण हैं वो जुडिशियल रिमांड पर चल रहे हैं। इस मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो की गई उसके दौरान पाया गया कि एन बहादुर उर्फ राजू और महिला आरोपी लक्ष्मी लंबे समय से नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त थे और लंबे समय से कंडाघाट, नारकंडा इत्यादि इलाकों में तस्करों, उपयोगकर्ताओं, युवाओं, ग्राहकों को अफीम की सप्लाई कर रहे थे और अपने चुनिंदा ग्राहकों को योजनाबद्ध तरीके से जो है ये सप्लाई करते थे। जो आरोपी एन बहादुर उर्फ राजू और महिला आरोपी लक्ष्मी ने ड्रग्स के इस अवैध कारोबार से अपने अपने नाम पर काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। यदि मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो आरोपी एन बहादुर ने नशा तस्करी से कमाई राशि से 2 गाड़ियां इनोवा और अर्बन क्रूजर खरीदी है। इसके अतिरिक्त एन बहादुर से 12 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया था। यदि आरोपिया लक्ष्मी की बात की जाए, इनकी संपत्ति की वित्तीय जांच की बात की जाए तो इन्होंने नशा तस्करी से कमाई राशि से एक रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी थी। इसके अलावा इनके जो सेविंग बैंक अकाउंट्स थे उन्हें खंगाला गया और पाया गया कि इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि है जिसे फ्रीज कर दिया गया है। जो यदि मैं टोटल बात करूं तो आरोपी एन बहादुर व महिला आरोपी लक्ष्मी द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई कुल संपत्ति 53 लाख जो रुपीस है उसको फ्रीज किया गया है। यदि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरोपिया लक्ष्मी के विरुद्ध थाना कंडा घाट में एक और मुकदमा 89/16 भी रजिस्टर्ड है। इसी तरह से दूसरे मामले में जो कि थाना कोटखाई में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी आर्यन जो कोटखाई निवासी है उनसे ये जब्ती की गई है पुराने मामलों में जो 2023 और 2025 में एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए थे तथा इसी साल पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत आरोपी आर्यन को शिमला पुलिस द्वारा डिटेन। यमुनानगर में एंटी नार्कोटिक एक्सेल ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी हरियाणा बॉर्डर से 36,000 की प्रतिबंधित ट्रामेडोल के साथ कैप्सूल के साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में मेडिकल स्टोर संचालक भी शामिल थे और अब पुलिस रिमांड पर लेकर नशे के पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बस 5/26 को सब इंस्पेक्टर अनिल जो हमारे एंटी नार्कोटिक सेल के इंचार्ज हैं, इनको एक सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति सूरज भान और रोहित जो थाना बिलासपुर क्षेत्र के गांव टेही जट्टान के रहने वाले हैं, उनके पास वो उत्तर प्रदेश से कुछ नशीले पदार्थ लेके आ रहे हैं यमुनानगर में। तो उसी के चलते एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को फॉलो करते हुए आगामी कार्रवाई करी गई थी। तो ड्यूरिंग राजपत्रित अधिकारी के सामने जब तलाशी ली गई तो उनसे 3600 कैप्सूल स्पैजमोर ब्रांड के स्पैजमोर नाम के 3600 कैप्सूल बरामद हुए थे, जिनमें ट्रामेडोल जिनका सॉल्ट ट्रामेडोल होता है और जो एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद जब इनको अरेस्ट किया गया और इनको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया था। रिमांड के दौरान फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज यानी कि आगे वो कहाँ कैप्सूल लेके जा रहे थे और पीछे वो कहाँ से कैप्सूल लेके आए थे, उसके संबंध में जब आगे अनुसंधान किया गया तो आगे वह कैप्सूल सरबजीत नाम के व्यक्ति को, जो कि प्रोफेसर कॉलोनी यमुनानगर का रहने वाला है, उसको सप्लाई करने थे फर्दर बेचने के लिए। तो सरबजीत को भी अरेस्ट करा गया। और जब हम बैकवर्ड लिंकेज में गए हैं तो उसमें पता चला है कि एक अनस मलिक नाम का व्यक्ति है जो सहारनपुर का रहने वाला है, जिसका मेडिकल स्टोर है। ये वहाँ से इस कैप्सूल को लेकर आए थे और सरबजीत ने ही इन दोनों को अनस से इंट्रोड्यूस करवाया था। लगभग पिछले 1 साल से ये काम कर रहे थे। तो सर कोई कार भी है इसमें? हाँ, इसमें एक ऑल्टो कार है जिसमें जो पहले दिन हमारे दोनों एक्यूज से बरामद हुई थी, इसी ऑल्टो कार में कैप्सूल लेके आया। सर जो मेडिकल स्टोर है जैसे मैंने बताया, कोई प्रीवियस हिस्ट्री सामने नहीं आई है, लेकिन अभी इसको अनस को हम फर्दर रिमांड पे लेंगे अभी और आगे इसकी भी तह तक जाएंगे कि ये कैप्सूल
कहाँ से आ रहे थे, इसने किस तरीके से ये इन कैप्सूल्स को, क्योंकि ये प्रतिबंधित श्रेणी की लिस्ट में आते हैं तो इनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है, तो वह भी सारा चेक करा जाएगा कि कहीं किसी और के साथ तो मिलीभगत नहीं थी। सर, ये कैप्सूल मैंने बताया ट्रामाडोल कैप्सूल है, ये नशे के लिए इस्तेमाल करा जाता है, वैसे ही ये पेन किलर। इटावा में युवक की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों का गुस्सा फूट गया। बताया जा रहा है कि न्याय की मांग को लेकर सैकड़ों लोग शॉल लेकर एसएसपी कार्यालय को रवाना हुए हैं। बताया जा रहा है हालांकि रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन परिजनों ने प्लॉट विवाद में हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया है। ये रोड पर रखना और जिस तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कल रात्रि को सूचना प्राप्त हुई थी थाना एपी में कि मानिकपुर विशु से एक रंजीत नाम के 32 वर्षीय व्यक्ति हैं जो दिन में 1 बजे घर से निकले हुए थे और रात्रि तक घर वापस नहीं आए थे। इस आधार पर थाना इकदिल में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके बाद से उनके जो अगले दिन जो शव है वो बीहड़ के जंगल में एक शीशम के पेड़ के नायलान की रस्सी से लटकी हुई पाई गई। उनके बाद वहां पर पहुंच करके बॉडी का पंचनामा और पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की गई है। तहरीर के लिए परिजनों से कहा गया है कि तहरीर आ रही है, जो भी तहरीर मिलेगी उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की अग्रेतर विधि कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिजनों की मांग इसमें रही है कि उनके द्वारा आत्महत्या नहीं की गई है, ये हत्या का प्रकरण है। इसमें जो भी तहरीर में उन लोगों के द्वारा लिख करके दिया जाएगा, पुलिस उस पर निष्पक्ष तरीके से सुसंगत साक्ष्य संकलित करेगी और आगे की अग्रेतर विधि कार्रवाई में लगाएगी। पीड़ित परिवारजनों का कहना है कि कल एप्लीकेशन वहाँ पे दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जो एप्लीकेशन थी वो पोस्टमार्टम कराने के लिए थी, उसमें किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं था। केवल और केवल ये मांग थी कि हमारे जो शव है उस शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जाए, जिससे कि हम मृत्यु का सही कारण जान सकें। उस पर ही उसी एप्लीकेशन पर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। पोस्टमार्टम ये भी मैं आपको अवगत करा दूं कि पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पैनल और वीडियोग्राफी के साथ कराई गई है ताकि वहां पर भी किसी प्रकार की निष्पक्षता पर दाग न पुलिस वाले गाड़ी देखते हैं, माना चोर वाली बताती बारिश में चला बताती डंडा मारते थे पुलिस वाले। क्यों डंडा क्यों मार रहे? क्या वजह, क्यों मारे डंडा? क्या कह रही हैं आप? अच्छा, पड़ता है वहाँ पर। जब हम लोगों ने ये बोले पुलिस वाले कि किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी, एप्लीकेशन दी है उत्तर प्रदेश के दावा जिले के रायपुर थाने में चौकी पड़ता है, तो हमने एप्लीकेशन दी है, लेकिन कोई भी पुलिस वाले ने वहाँ पर एप्लीकेशन नहीं ली। बोल रहे हैं कि अभी हम सो रहे हैं, सुबह आना। जिस देश की मीडिया पुलिस प्रशासन सारा गुलाम हो, उसकी किसी को मिल सकता इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन नहीं मिली। सच बोलने किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि सब पैसे पहले से खाए हुए हैं। कोई नहीं बोले, कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा। किसी का बेटा चला गया, भाई चला गया, किसी का पति चला गया, लेकिन सबको कोई मतलब नहीं है, केवल सोने से मतलब है। मर्डर हुआ, किसी का उन्हें इंसाफ दिलाइए आप। हम तो ये कहते हैं जो भी थाना इंचार्ज हो, चौकी इंचार्ज हो, उन सबको लपेटे में लिया जाए, सबको सबके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इंसाफ सबको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या लगता है महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई है? पुलिस वाले बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। लाठी डंडे किस लिए?
जो पीड़ित लोग हैं उन्हें मारने के लिए, और जिन्होंने जो कुछ भी कत्ल किया है उनके लिए कोई डंडे लाठी नहीं है। ये सब लोग हम ही पे चढ़ रहे हैं तब से। नहीं ली जा रही है कोई भी एप्लीकेशन 3-4 दिन से बिल्कुल भी नहीं ली जा रही है, क्योंकि सब पहले से ही घुस खाई हुए हैं। एप्लीकेशन लेने क्या रिपोर्ट लिखी नहीं जाएगी। बताइए। शुरू से बोलो। दोनों पैर टूटे हुए और हाँ, और घुटने के बारे में खेचा गया है। एक चप्पल यहाँ मिली है, एक चप्पल वहाँ मिली है। बताइए, ये हत्या की गई है। एक चप्पल यहाँ मिले वाले का है, चप्पल यहीं नहीं मिलेगी। एक किलो की दूध में मिली है चप्पल, मार के घर हेज के ले गए। अच्छा, घटना के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा? कार्रवाई क्या है वो तो अभी ये दिखा रहा था। आत्महत्या कर ली है। एप्लीकेशन थाने में दी थी आपने? हाँ, अभी बोला आत्महत्या कर ली है। 5 बार जान करवाई है और इस तरह से बता रहे हैं। इसकी बनाओ, ये क्यों बना रहा है? इसकी बनाओ, कौन है? इटावा के एक दिल क्षेत्र में युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 30 वर्षीय रंजीत राजपूत का शव जंगल में शीशम के पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसके साथ ही परिजनों ने हत्या कर आत्महत्या दिखाने की कोशिश का आरोप भी लगाया है। सर इसमें है एक घनश्याम, उनका प्लाट है, और पर लल्लू राम, मुकेश, एक रूप सिंह, यही 4 लोग हैं। इनने 4 दिन पहले धमकी दी थी इनको कि हम तुझे देख लेंगे और कोई जानेगी नहीं, हम तेरे संगे बू कर दिए, कोई नहीं पता लगा। तो रोज मार भी नहीं की धमकी जे देते, लेकिन हम लोग नहीं बोलते। किले के मारे हैं हम 2 जने, किले जे सब इकट्ठे हुए के गाड़ी गलौज रोज करते आए पीछे प्लाट में, हम लोग नहीं बोलते डरन के। तो घर से कितने बजे निकले थे ये? 1 बजे के टाइम पे निकले घर से। तो सूचना कितने बजे मिली जो आप घर वापस नहीं आए लौट के? 2 बजे से इनका फोन स्विच ऑफ जाहिर हुए। हमने 2 बजे एक बार फोन लगाओ तब इनकी कॉल लगी, फिर जब हमने लगाई तब नहीं उठाई कॉल। फिर बाकी बाद में 5 मिनट बाद कॉल गई तो बिल्कुल दबी सी आवाज़ निकली। हमने कही कहाँ हो गई, इतनी आवाज़ निकली कि हम इटावा हैं, बस बिना कोई पकड़े। तो तुरंत फोन कट होएगा, स्विच ऑफ होएगा। हम दोबारा फोन लगा रहे, दोबारा फोन नहीं लगो। फिर तब से 24 घंटा फोन लगा, तब से स्विच ऑफ ही बोल लो। तो क्या लगता है उनके साथ में कोई साजिश हत्या वगैरह हुई है? साजिश पूरी हत्या करी, नहीं लोगों ने करी। तो क्या चाह रहे हैं आप? हमें न्याय चाहिए बस, सब जवाब को इंसाफ दिलाओ बस। हम नाम बताए रहे, बस हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? गांव का नाम? जंगलावर। अच्छा, क्या घटना हुई? क्या लगता है कि जब लापता हुए तो आपने सूचना दी थी पुलिस को? जी हाँ, सूचना दी थी हमने। उसमें सूचना रात में गए थे, चौकी में भी एप्लीकेशन दी, तो वहाँ कुछ हुआ नहीं। बरोबर साहब ने बोला सुबह 10 बजे चलेंगे, अभी कुछ नहीं होगा, सुबह 10 बजे आना तब देखेंगे। शाम को हम लोग ढूंढने भी गए, मतलब जब जानकारी हुई उधर उधर गए हैं तो वहाँ पता किया कि बाइक खड़ी है वहाँ पर गौशाला के पास। दरोगा साहब ने बोला कि बाइक वहाँ पे है। एक लेडीज को लगा के हम लोग देखने गए हैं, उसमें लेडीज भी है एक साथ में। तो शाम के फ़ोन मतलब फिर बोला कि सुबह 10 बजे से पहले कुछ नहीं हुआ, 10 बजे आना। उसके बाद हम लोग यहाँ नहीं गए, डायरेक्ट सीधे हम लोग एक दिन थाने चले गए। वहाँ हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया,
तो तब उन्होंने ले लिया और कार्रवाई के बाद भरोसा दिया। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर रात को कार्रवाई कर लेते, जैसे जानकारी हुई तो हो सकता है रात में डाला हो 11-12 बजे, तो हो सकता है जान बच जाए। मुझे संदेह पुलिस वाले मिले हो सकते हैं। साफ देख रहा है कि मर्डर है। वो तो गाँव वाले लोगों ने धमकी दी, 2-4 बार दी। लाट का मामला है, पीछे वही लोग हो सकते हैं। कार्रवाई हो, क्या चाहते हैं उनके बच्चों की कार्रवाई हो, छोटे छोटे बच्चे। नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत, महानवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। जो नंगलाबर में घटना हुई है, बड़ा निंदनीय घटना है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जो भी नंगलाबर में घटना हुई है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो मतलब दोषी है उसको सजा मिले और उसमें कोई मतलब गलत आदमी फंसना भी नहीं चाहिए। तो दोषी है उसी को सजा मिलना चाहिए और प्रशासन को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। गांव का नाम? अच्छा, कैसे घटना हुई, कैसे जानकारी मिली आपको? जानकारी हमें सर का नाम शाम को मिली, मतलब ये घर पे नहीं गए। तो आपने कहीं पुलिस को सूचना दी थी इस चीज़ की, जो घर पे नहीं आए? पुलिस को सूचना करी थी, मतलब वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कहाँ पे सूचना करने गए थे? पुलिस चौकी में। अच्छा अच्छा। हो सकती है सर, इसमें बहुत वो हो सकती है। अच्छा, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। हम तो बहुत गांव में रहते हैं ना, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं करते। अच्छा अच्छा। कुछ भी हो सकता है, यही मान लो एक तरह की होती है। देखिए, ये रंजीत पुत्र राम रतन उम्र करीब 32 वर्ष के युवक हैं। इनकी गुमशुदगी की सूचना रात्रि करीब 1 बजे के आसपास थाना इकबिल को प्राप्त हुई थी, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज है। आज जानकारी करने पर पता चला कि बीहड़ के क्षेत्र में शीशम के पेड़ से नायलॉन की रस्सी के सहारे उनकी बॉडी लटकी हुई पाई गई है। मौके पर फील्ड यूनिट और बाकी फोर्स वहां मौजूद है। आगे की जो अग्रेतर विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। अब ये पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद ही इस स्थिति में कुछ कहा जा सकता है कि क्या स्थिति है। पोस्टमार्टम के बाद ये स्थिति। आगरा के अछनेरा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि गोवंश चोरी की घटना के बाद चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई की। एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी, जबकि दूसरे को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया। सर, अछनेरा थाना क्षेत्र का क्या मामला है? आज दिनांक 27/5/26 को समय करीब 1 बजे रात्रि प्रभारी निरीक्षक क्राइम अछनेरा हमराही फोर्स के संबंधित मुकदमा उपरोक्त में गौवंश चोरी की बरामदगी हेतु तलाश कर रहे थे। जैसे ही साधन तिराहे पर पहुंचे, 2 संदिग्ध व्यक्ति गल्ला मंडी की तरफ से आ रहे थे, जिनको रोका व टोका गया तो पुलिस वालों को जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भागने लगे। हम पुलिस वाले अपनी जान की परवाह न करते हुए आम सुरक्षा हेतु फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली पैर पर लगी। उसके साथी को मौके पर पुलिस हिरासत में लिया गया। घायल व्यक्ति ने अपना नाम निजामुद्दीन उर्फ नुइया व दूसरे ने रिहान निवासी गांव शेखान थाना अछनेरा बताया। दोनों ने बताया कि मेरे व साथियों द्वारा दिनांक 25/5/26 को गौवंश चुराई गई थी। मेरे दूसरे साथी गाय को ले गए हैं। निजामुद्दीन से असला व कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। घायल व्यक्ति को इलाज हेतु CSC रवाना किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।